साइटोलॉजी टॉपिक के अंतर्गत वर्नाइलर इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट 3 के अंतर्गत आज फर्स्ट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, सेल में स्थित क्लोरोप्लास्ट में कितने स्तर की मेम्ब्रेन पाई जाती है। इस क्वेश्चन का मतलब सिंपल सा ये है कि जो सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है वो उसमें कितने लेयर पाई जाती है, सिंगल लेयर्ड होती है या डबल लेयर्ड। 5 सेकंड है आपके पास। तो आंसर है डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, अर्थात जो सेल के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट होता है यह द्विस्तरीय संरचना होती है, डबल लेयर। अब इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो भी हैं कि क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने की थी। क्लोरोप्लास्ट की खोज स्किम्पर ने की थी। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पाया जाता है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा और ग्रेना दो संरचनाएं होती हैं। स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है और ग्रेना में लाइट रिएक्शन होती है। तो इस प्रकार क्लोरोप्लास्ट से संबंधित इतने पॉइंट आपके रिवाइज हो गए। अगला क्वेश्चन है, ये आंसर आपको डबल लेयर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। वही पुराना प्रक्रम की आंसर आपको जो मिलेंगे वो अगले स्लाइड पर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्लोरोप्लास्ट में कौन सा एंजाइम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। 5 मिनट। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा एंजाइम है जो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। यहाँ मैं आपको एक फैक्ट भी बता दूं कि ये जो एंजाइम है ये दुनिया में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एंजाइम है। तो इसका आंसर सिंपल सा है RUDP कार्बोक्सिलेज। आपको नीचे दिख रहा होगा RUDP कार्बोक्सिलेज, ये एंजाइम है जो कि क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। इसको रिबिस्को भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। गोल्गी बॉडी का मुख्य कार्य क्या होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी इन द सेल। तो यहाँ थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, आपके पास तब तक समय है। गोल्गी बॉडी का जो मुख्य कार्य होता है सेल में, वो नीचे 3 मैंने मेन वर्क दिए हैं। पहला है लिंकेज ऑफ प्रोटीन विद शुगर, दूसरा है एक्रोसोम फॉर्मेशन, तीसरा है सिक्रीशन, सेल सिक्रीशन। यहाँ जो आपको एक्रोसोम दिया गया है, ये एक्रोसोम ये ह्यूमन स्पर्म में पाया जाता है, कई बार पूछा गया है। इसके अलावा सेल में सिक्रीशन का भी कार्य करता है और प्रोटीन को शुगर के साथ लिंक करने का भी कार्य गोल्गी बॉडी करता है। अब गोल्गी बॉडी से संबंधित पॉइंट, सेल के अंदर ये गोल्गी बॉडी सैक लाइक संरचना होती हैं। कैमिलो गोल्गी ने इसकी खोज की थी और प्लांट में इन्हें डिक्टायोसोम के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का क्या कार्य है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इन द सेल। 5 सेकंड है आपके पास। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलर सेल में मैकेनिकल सपोर्ट, ट्रांसलेशन, लाइपोप्रोटीन और ग्लाइकोजन का निर्माण करता है। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की जब हम बात करते हैं तो सेल के अंदर इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम 2 जगह पर पाया जाता है। एक तो ये केंद्रक है, इसके ऊपर स्थित होता है, और दूसरा फ्री फॉर्म में इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नंबर 5, राइबोसोम की संरचना में कौन कौन से केमिकल कंपाउंड होते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि राइबोसोम का फॉर्मेशन किन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के द्वारा होता है। 5 सेकंड है आपके पास। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि राइबोसोम का निर्माण RNA और प्रोटीन के द्वारा होता है। और ये आपको मालूम है कि सेल के अंदर जो प्रोटीन सिंथेटिक यूनिट होती है दैट इज़ द राइबोसोम। इसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि सेल के अंदर जो राइबोसोम होता है वो 2 जगह पाया जाता है। एक तो न्यूक्लियस से जुड़े हुए इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ऊपर और दूसरा सेल के साइटोप्लाज्म में फ्री फॉर्म में। राइबोसोम जो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ऊपर स्थित होते हैं उनको बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम RER, और जो साइटोप्लाज्म में फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं इनको बोलते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो यहाँ पर इसका आपका रिवीजन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कौन सा कोशिकीय अंग बहुरूपता अर्थात पॉलीमॉर्फिज्म प्रदर्शित करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। इसका आंसर आप लोग सोचिए अपने माइंड में। इसका आंसर है लाइसोसोम। नीचे स्लाइड में आपको दिख रहा होगा इसका आंसर लाइसोसोम। अब इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मैं स्ट्रक्चर बना के आप लोगों को बताता हूँ कि कहाँ पर कौन सा ऑर्गेनल्स पाया जाता है। इसको समझिए और अपनी
नोट्स जरूर बनाइए। मैं हमेशा कहता हूँ कि अपना पेन और कागज़ अपने साथ रखिए, जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ उनको नोट करते रहिए, तभी इफेक्टिव स्टडी का मतलब रहेगा और तभी ये टेस्ट सीरीज सार्थक रहेगी। अगर आपको जैसा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। चलिए आते हैं, लाइसोसोम जो होता है वो सेल के अंदर, यानी कि जो यूकैरियोटिक सेल है उनके अंदर पाया जाता है। ये कई रूप में होता है, ये फेगोसिटिक होता है। लाइसोसोम की खोज डिड्यू ने की थी। लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं और इसको सुसाइड बैग भी कहा जाता है, आत्महत्या के थैले। तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन तैयार हो गए। इसके बाद अगला है सेंट्रियोल, यानी तारक केंद्र किस कोशिका में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को दिख रहा होगा, सेंट्रियोल्स किस कोशिका में पाया जाता है। तो इसका आंसर है, अगली स्लाइड में आपको दिख रहा होगा, एनिमल सेल में ये पाया जाता है। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जो एनिमल सेल्स होती हैं उनमें सेंट्रियोल्स पाया जाता है टी सेप, और इसका मेन काम होता है सेल डिवीजन के समय स्पाइंडल फाइबर, यानी जब ये डिवाइड होता है इसका एक भाग एक अपोजिट साइड में चला जाता है और ये स्पाइंडल फाइबर बन जाते हैं इस तरीके से, और इसमें क्रोमोसोम हैंग आउट होते हैं, लटके रहते हैं सेंट्रोमियर के द्वारा। यानी कोशिका विभाजन के समय यह क्रोमोसोम जब डिवाइड होते हैं तो इनसे हैंग आउट होते हैं, मतलब लटके रहते हैं। और अगर सेल के अंदर सेंट्रियोल्स नहीं होगा एनिमल सेल के अंदर तो सेल डिवीजन की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रोमोसोम किसके बने होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी क्रोमोसोम जिनको हम लोग गुणसूत्र बोलते हैं, ये किसके बने होते हैं। अभिप्राय ये है कि इसमें कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है अगली स्लाइड में, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ये 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं। ये आप लोग लर्न कर लीजिएगा। क्वेश्चन अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित कोशिकाओं से हुई का प्रतिपादन किसने किया। जो कॉन्सेप्ट था ओमनिस सेलुला ई सेलुलर, वो कॉन्सेप्ट किस वैज्ञानिक ने दिया। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका कॉन्सेप्ट दिया था रुडोल्फ वर्क्यू ने। अगली स्लाइड में आपको नीचे दिख रहा होगा, रुडोल्फ वर्क्यू ने। थोड़ा सा इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो सेल थ्योरी थी वो दी थी स्केल्डन और सचवान ने। उसके बाद रुडोल्फ वर्क्यू ने यह बताया था कि जो भी सेल्स की उत्पत्ति हुई है वो पहले से उपस्थित सेल्स के द्वारा हुई है, प्री एग्जिस्टिंग सेल के द्वारा। इसीलिए इन्होंने एक नई थ्योरी दे दी और उसको उन्होंने कहा ओमनिस सेलुला इज सेलुलर, यानी सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित कोशिकाओं से ही हुई है। इसके बाद हम इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है या डबल स्ट्रैंडेड। ये कई बार बच्चों पूछा गया है कि माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रैंडेड सिंगल स्ट्रैंडेड होता है या डबल स्ट्रैंडेड। आप अपने माइंड में सोचिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया यानी सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, मैं थोड़ा सा बड़ा व्यू बना रहा हूँ, इस टाइप की संरचना पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर जो डीएनए पाया जाता है वो कैसा होता है, सिंगल या डबल। तो इसका आंसर सिंपल सा है, जो डीएनए पाया जाता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। और इसमें मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड बता दे रहा हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो भी डीएनए होता है वो 70S होता है, यानी कि जो डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल में होता है वही यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इसीलिए जो प्रोकैरियोटिक डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है, वही सेम डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। अब आप ये क्वेश्चन पूछेंगे कि सर माइटोकॉन्ड्रिया तो यूकैरियोटिक है। हाँ, यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनल्स है और उसके अंदर चूंकि यूकैरियोटिक सेल में तो 80S पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर स्थित माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा है क्लोरोप्लास्ट, इन दोनों में 70S जो है टाइप का डीएनए पाया जाता है। इसको लोग अपने माइंड में रखिएगा। तो आशा है ये टेस्ट सीरीज आपको अच्छी लगी होगी। आप अपने कमेंट्स व्यू ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई सजेशन है तो उनको ज़रूर कीजिएगा। मैं क्वेश्चन इजी टू टफ की तरफ लिए जा रहा हूँ। ये आपकी तीसरी टेस्ट सीरीज थी, तो आशा है आप लोगों को ये टेस्ट सीरीज अच्छी लगी होगी। थैंक यू।